हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? जी हाँ, मैं लाइव हो चुका हूँ। तो आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में दोस्तों। और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आपका जी एजुकेटर अभिजीत मिश्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैड बैंक के बारे में। ठीक है, ये बैड बैंक क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और ये लेटेस्ट करेंट अफेयर्स का पॉइंट भी है। तो मतलब देखो, मेरी इस क्लास का फोकस क्या है, वो सारे बच्चे जो बेटर कंटेंट हासिल कर पाए हमारे चैनल से। नए हो आप, पुराने हो आप, आपको टॉपिक पढ़ने लायक ही यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बैड बैंक की बात करेंगे। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा करंट अफेयर्स में NARCL, IDRCL, ये है क्या, ये कैसे काम करता है, हम सारी बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन और अबाउट बैड बैंक क्या है इसके बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात है 2021 की, बात है 2021 बजट की। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बात बोली थी कि हमें बैंकों में NPA कम करने के लिए एक बैड बैंक बनाना होगा। 21 बजट की बात थी, उसके तुरंत ही बाद ही NARCL, IDRCL बन गया। तो ये बैड बैंक है क्या, सुनना वो ध्यान से, ये कैसे काम करता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये कैसे काम करता है पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है न्यू बैड बैंक। ये न्यू बैड बैंक क्या है, कैसे बनता है। ठीक है, चलिए सिंपल करते हैं। पहले हम इसका बेसिक समझते हैं, ये है क्या दोस्तों, ये क्यों आया। ठीक है, देखिए दोस्तों, सपोज करो कोई बैंक है, कोई बैंक है, कोई बैंक है, SBI, PNB, जो लेना एग्जाम्पल ले लो। ठीक, अब यहाँ पर एक कस्टमर है, ठीक है, जो बैंक के पास आता है और बैंक से लोन की डिमांड करता है कि हमें लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला कि लोन तो हम दे देंगे, लेकिन बदले में हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए, कोई सिक्योरिटी दे दो। ये इंसान मान गया। इसके पास एक घर पड़ा हुआ था, एक घर। ठीक, उसने इस घर को एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखा और बैंक से लोन ले लिया इसने। ठीक, यानी बैंक के पास सिक्योरिटी घर की पड़ी हुई है और इस पर्सन ने लोन ले लिया। तो जब बैंक इनको लोन दे रहा था तो बैंक ने इनसे बोला था कि भैया देखो, तुम्हें हर महीने की पहली तारीख को आना है और जो भी हमारा EMI बन रहा है, जो हमारा इंस्टॉलमेंट बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, EMI बन रहा है, वो को पे करना है हर महीने की पहली तारीख को। चलो, पहली तारीख आ गई और बैंक वेट कर रहा है कि भैया आएंगे, ये पैसा देंगे। ये 3 दिन बीत गया, डेज कॉन्टिन्यूस बीते जा रहे हैं और ये पर्सन नहीं आया। और जिस दिन बैंक को पैसा मिलना था उस दिन पैसा नहीं मिला और देखते देखते 90 दिन बीत गए, 90 दिन बीत गए और बैंक को पैसा नहीं मिला। तो बैंक इसे क्या बोलता है, बैंक इसे बोलता है कि हमारा लोन क्या हो गया, NPA हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम असेट की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेट? तो असेट का मतलब होता है जिस पर बैंक को प्रॉफिट होता है, यानी लोन। बैंक लोन क्यों बांटता है आपको? समाज सेवा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। बैंक आपको लोन बांटता है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बैंक का ये असेट होते हैं लोन, क्योंकि बैंक को इस पर ब्याज मिलता है, इनका पैसा मिलता है। लेकिन इस बंदे ने बैंक का पैसा लिया, वापस नहीं किया। तो जिस दिन बैंक को पैसा मिलना होता है नहीं मिलता है, उसके ठीक 90 दिन बाद बैंक अपने इस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर कर देता है। तो यहां पे आपको NPA की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी। और NPA कितने दिन में होता है? 90 दिन में होता है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब जब NPA हो गया तो बैंक ने सोचा कि यार हमें अपना पैसा अब वापस चाहिए। बैंक ने इनको मेल किया, इन्हें कॉल किया, इनके यहाँ गया इनसे मिलने के लिए, ये बात ही नहीं कर रहे। तो बैंक ने क्या किया, कुछ एक्ट वैक्ट लगा के इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। ये तो होता है। अगर बैंक का पैसा नहीं मिलता है तो क्या होगा? जैसे ही NPA होगा, बैंक अपने पैसे की रिकवरी करेगा। तो बैंक ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार कर लिया, ताले मार दिए, अपना स्टैंप लगा दिया कि ये प्रॉपर्टी है बैंक की हो गई। ठीक है, चलो ये तो मालूम है हमें कि भाई अगर लोन नहीं वापस हुआ तो बैंक प्रॉपर्टी पे अधिकार कर लेता है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? इसके बाद क्या, चलिए अब मान लेते हैं कि बैंक के पास ये प्रॉपर्टी आ चुकी है। ठीक, लेकिन बैंक इस प्रॉपर्टी में क्या करेगा? बैंक इससे क्या करेगा, है ना भाई? बैंक को प्रॉपर्टी को फायदा है नहीं, तो बैंक अब इसकी नीलामी करवाएगा, ऑक्शन करवाएगा, बेचेगा कि भैया इसे हम बेचते हैं, हमारा पैसा निकल जाए दोस्तों। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, मैनी टाइम्स होता है कि बैंक प्रॉपर्टी का ऑक्शन तो करवाता है लेकिन प्रॉपर्टी बिकती नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिकती है? प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बिकती है कि जैसे दोस्तों यार समझो, तुम्हें अपने पैसे लगाने हैं यार घर में, तो तुम चाहोगे ना कि तुम्हारे मन के हिसाब से घर मिले, मन के हिसाब से आंगन हो, बालकनी हो, मन के हिसाब से बाथरूम, मन के हिसाब से हो किचन। आपका अपना एक सपना होता है ना।
तो बैंक इसको बिकवा रहा है, लेकिन जो खरीदने वाले खरीद ही नहीं रहे क्योंकि उनके मतलब की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हो जाता है कि बैंक की प्रॉपर्टी बिकती ही नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, बैंक को लॉस हो रहा है क्योंकि टाइम बीत रहा है। तो ऐसे केस में काम करती हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी। फुल फॉर्म क्या है, जिन बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो बैंक इनसे डील करता है, बैंक इनसे डील करता है। तो बैंक इनसे क्या बोलता है कि देखो भाई, हमारे पास एक प्रॉपर्टी, ठीक, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, मान लो 100 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, ठीक। तो बैंक ने इन्होंने बोला कि भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है हमारे पास, बिक नहीं रही है, चलो हमसे डील कर लो। अब ये डील कैसे करेंगे, ये इस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करेंगे, प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक रही है, क्या इसके पीछे रीजन है, सब कुछ वॉच किया जाएगा। और वॉच करने के बाद दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट दीजिएगा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा, कोई कब से बेल बजा रहा है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। पता नहीं कैसे कौन लोग आ जाते हैं, चलो ठीक है, वापस आ दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे आपसे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बैंक इनसे कांटेक्ट करेगा, क्या करेगा कि भैया हमारी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, इसे बिकवा दो, ठीक। तो अब एआरसी क्या काम करेंगे, एआरसी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करेंगे, क्यों नहीं बिक रही है, क्या रीजन इसके पीछे है। तो फिर एआरसी क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को डेमोलाइज कर देंगे, तोड़ देंगे, इसमें नए फ्लैट्स बना देंगे, नए अपार्टमेंट, नए शॉप्स, कुछ बना, ऐसा कुछ बना देंगे ये बिकने के लायक हो जाएगा, ठीक। और ये बैंक को इनका पैसा वापस कर देंगे और जो प्रॉफिट होगा वो लेके अपना निकल जाएंगे। ये एआरसी ऐसे काम करते हैं। तो एआरसी बैंकों के एनपीए को कम करने में हेल्प करते हैं इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक बात समझिएगा, एआरसी काम तो ठीक करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो बड़े लोन हैं, जो बड़े एनपीएस हैं, वहां पर ये एआरसी फेल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एनपीए 500 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता है तो बहुत सारे एआरसी इसमें काम करने में असमर्थ रहते हैं। छोटे छोटे एआरसी के बस की बात नहीं होती है। ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात समझ में आ गई कि भाई ऐसा है कि छोटे मोटे एआरसी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या होगा, तो अब भारत सरकार अपना एआरसी बना रही है, अपना एआरसी, जिसका नाम क्या हम लोग बोल रहे हैं, बैड बैंक। तो ये बैड बैंक अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दिया। ये सेम ऐसे ही काम करेगा, लेकिन ये बड़ी एआरसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस पे चलने वाली एआरसी है। तो हमारे देश में, ध्यान सुनना, हमारे देश में बैंकों में ऐसे जो एनपीए हैं जो 500 करोड़ से ऊपर है, उसमें डील ये करेंगे। तो ध्यान देना, एक पॉइंट ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं मेंशन नहीं होता है। अगर आप नेट पर जाओगे, आप NARCL IDRCL के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढोगे ना, तो आपको बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये 500 करोड़ से ऊपर वाले जो एनपीए हैं उनके लिए बनाया गया है, उसके नीचे वाले एनपीए से डील नहीं करेंगे। वो पहले जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। जो 500 करोड़ से ऊपर के एआरसीज हैं उसी पर डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना मेरे, ठीक है। चलिए, ये बात हमें क्लियर हो गई कि जो बैड बैंक है वो 500 करोड़ से ऊपर के एनपीए का रेजोल्यूशन करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, तरीका यही होगा, ठीक है। अब तो समझो, तो जो ये बैड बैंक है ना, तो ये बैड बैंक अकेले काम नहीं करेगा, ठीक। तो बैड बैंक का स्ट्रक्चर कैसे, तो बैड बैंक 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका NARCL और एक है आपका IDRCL। तो ये 2 बॉडी हैं। तो बैड बैंक में 2 बॉडी हैं, NARCL, IDRCL। ये दोनों मिलके बैंकों के एनपीए का रेजोल्यूशन करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, बैड बैंक कोई एक बॉडी नहीं है, 2 बॉडी, NARCL, IDRCL। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि कैसे काम करेंगे। पहले मैं इमेज बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आप इमेज समझ लेना, उसके बाद मैं थ्योरी कराऊंगा वो, ठीक है। देखिए, तो ये कैसे काम करेंगे, सुनना बहुत ध्यान से। देखो कोई बैंक है, ठीक, मान लो इसके पास एक एनपीए अमाउंट है, ठीक है, इसका एक एनपीए है, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपए का,
ठीक है। एनपीए का मतलब हम प्रॉपर्टी की बात भी यहां पे कर रहे हैं, हाँ सिक्योरिटी की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। इतने अमाउंट का है। तो अब क्या होगा दोस्तों, देखो सुनना ध्यान से। तो बैंक ये एनपीए बेचेगा, सेल करेगा। बैंक ये एनपीए सेल करेगा किसको? बैड बैंक को, ठीक। मैंने क्या बोला आपसे कि बैड बैंक में दो स्ट्रक्चर है, एक आपका है एनएआरसीएल और एक है आपका आईडीआरसीएल, ठीक। सुनना बहुत ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि बैंक अपना एनपीए सेल करेगा, बेचेगा किससे? तो डीलिंग सारी किससे होगी? एनएआरसीएल से होगी। डीलिंग कौन करेगा? एनएआरसीएल। यहां पे आईडीआरसीएल काम नहीं करेगा। तो जब बैंक और बैड बैंक के बीच में डीलिंग होगी तो बैड बैंक के मतलब पक्ष में कौन रहेगा? एनएआरसीएल, जो बात करने जाएगा, ठीक। मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, सारे जो कंडीशंस है वो एनएआरसीएल और बैंक के बीच में होंगे, ठीक। तो बैंक अपना एनपीए जो है वो बेचेगा एनएआरसीएल को। अब एनएआरसीएल के पास इसका मालिकाना हक आ गया, लेकिन पैसे नहीं गए। एनएआरसीएल तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा है, खरीद लिया, पैसा बाद में देंगे, ठीक। चलो अब ये आ गया 1000 करोड़ रुपए का, मान लो एनपीए इनके पास आ गया, ठीक है। अब बेचने काम कौन करेगा? तो बेचने काम आईडीआरसीएल करता है। तो आईडीसीआर इसको बनाएगा, जैसे कंस्ट्रक्शन करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, जो भी करेगा वो आईडीआरसीएल करेगा। और आईडीसीआर इसको प्रॉपर सेल करेगा, इससे पैसे जनरेट करेगा, ठीक। अब ये बेचा एनपीए, बैंक ने बेचा इनको बैड बैंक को। बैड बैंक की तरफ से एनएआरसीएल डीलिंग करेगा और आईडीआरसीएल बेचा, मान लो इसने बेच लिया, बना के पैसा मिल गया। अब पैसा कैसे बैंक को दिया जाएगा? सुनना बहुत ध्यान से। देखो दोस्तों, मान लो 1000 करोड़ रुपए बैंक को वापस करने हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, इस अमाउंट का 15% बैंक देगा, ये देगा एनएआरसीएल 15%, ठीक, वो भी कैश में। सुना बहुत ध्यान से, इस अमाउंट का 15% कैश बैंक ये देगा, एनएआरसीएल देगा। और जो 85% है, 85%, इसका 85% जो है वो कौन देगा? आईडीआरसीएल देगा, बैंक को देगा। लेकिन सुन लो, ये कैश नहीं रहेगा, ये रिसिप्ट रहेंगी। ये क्या रहेंगी? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट का मतलब कैश तो नहीं है, लेकिन एक बिल है जिसका अमाउंट कितना है? 85% का। 15% कैश, 85% रिसिप्ट के फॉर्म में। ये पहले ही बोल दिया गया है बैड बैंक के स्ट्रक्चर में कि बैड बैंक 15% कैश देगा, 85% रिसिप्ट में देगा। अब रिसिप्ट का क्या होगा वो सुन लो। देखो, जब ये रिसिप्ट है ये बैंक के पास आएगी तो बैंक जाएगी किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ये रिसिप्ट इनको दिखाएगी और इनसे पैसे ले लेगी। ये बात की बात है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि बैंकों को जो अमाउंट पे बैक होगा वो 15% कैश में होगा और 85% रिसिप्ट के फॉर्म में होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और 15% कौन दे रहा है? एनएआरसीएल। और 85 कौन दे रहा है? आईडीआरसीएल। तो इस तरह से एनपीए का होता है रिजोल्यूशन। और मैं आपको गारंटीड बोल दे रहा हूं, यूट्यूब पे किसी वीडियो में आपको इतने डीप में नहीं मिलेगा कि कौन डील करेगा, कौन बातचीत करेगा, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। कितना अमाउंट एनएआरसीएल देगा, कितना अमाउंट 85% ये देंगे, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एक क्वेश्चन आपका, ठीक। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हो कि एनएआरसीएल ने खरीद लिया, पैसा नहीं दिया, आईडीआरसीएल बेचेगा। सर अगर मान लो ऐसा हो गया कि आईडीआरसीएल से नहीं बिका, ऐसा हो सकता है ना भाई, कि मान लीजिए आईडीआरसीएल से नहीं बिका, क्योंकि बैंक तो पहले अपना ट्राई करेगी। अगर ये बैंक से नहीं बिकी प्रॉपर्टी तो हो सकता है इनसे भी ना बिके। अब इस केस में क्या होगा? अगर आईडीआरसीएल विद इन टाइम फ्रेमवर्क, भाई कोई ना कोई टाइम की बात होगी ना, 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर, अगर उस टाइम फ्रेमवर्क में आईडीआरसीएल नहीं बेच पाए तो जितना अमाउंट का लॉस हो रहा है वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर क्या लिया हुआ है? यहां पर बैंकों से गारंटी ली है कि अगर तुम्हारा पैसा आईडीआरसीएल पे नहीं कर पाया तो हम पे करेंगे तुम्हारा पैसा। तो ये गवर्नमेंट पे करेगी, याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट पे करेगी। सुन लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आईडीआरसीएल नहीं बेच पाया तो ये थी पूरी कहानी, कैसे काम करेंगे बैड बैंक। आई होप कि आपको यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे चलेंगे और आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी, ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान से, थ्योरी भी एग्जाम में आएगी। देखिए दोस्तों, तो हम न्यू बैड बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये बैड बैंक क्यों बनाए गए? तो हमारी गवर्नमेंट को लगता है दोस्तों कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर हैं इसमें एनपीए काफी बढ़ गया है।
तो इस एनपीए को कम करने के लिए भारत सरकार ने 2 न्यू एंटिटीज बनाई हैं, 2 एंटिटी बनाई है। कौन कौन सी बनाई है? तो 2 न्यू एंटिटी बनाई है जो कि एनपीए को कम करेंगे। यहां पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। 2 एंटिटी कौन? एक एनएआरसीएल, एक आईडीआरसीएल, ठीक। तो यहां पे कुछ मेंशन नहीं है, बस ये बोला गया कि जो बैड बैंक है वो बैंकों के एनपीए कम करेंगे। कितना? तो सरकार ने बोला था कि स्टार्टिंग में 2 लाख करोड़ रुपीस, 2 लाख करोड़ रुपीस के एनपीए कम करेंगे, ठीक है, ये बोला गया था, ठीक। आगे देखते हैं। तो 2 एंटिटी, पहला एनएआरसीएल, ठीक, एनएआरसीएल। तो एनएआरसीएल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक। तो एनएआरसीएल एक कंपनी है, बेसिकली एक कंपनी के रूप में बनाई गई है, ठीक है, बनाई गई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है एज अ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक। तो एनएआरसीएल हमारे देश में क्या है दोस्तों? एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंपनी एक्ट में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, ये बोला जा रहा है यहां पे। तो एनएआरसीएल एक कंपनी है, कौन सी कंपनी? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ठीक। आगे बढ़िए, देखिए लाइसेंस की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा पेड बैच पढ़ा है तो मैंने आपको वहां पर पढ़ाया था कि एआरसी कहां पे लेते हैं? सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट, उनके थ्रू ही लाइसेंस मिलता है, मैंने पढ़ा है क्लास में। देखिए लाइसेंस, तो लाइसेंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, तो लाइसेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002। मैंने अपने पेड कोर्स में से पढ़ाया हुआ पहले भी कि जो एआरसी होती हैं उनको लाइसेंस कैसे मिलता है? अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट, ठीक है। तो एक ये मुद्दा याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, पॉइंट याद करना, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने ये एक्सप्लेन किया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपको समझा दिया अभी तक कि एनएआरसीएल एक एआरसी है, कंपनी एक्ट में लिस्टेड है, और इसको लाइसेंस मिला हुआ है सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब जो ये एनएआरसीएल है, इसकी ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होगी? सुनना बहुत ध्यान से, देखो यहां पर लिखा हुआ है इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी? 100 करोड़ रुपीस, और पेड अप कैपिटल कितनी होगी दोस्तों? 74.6 करोड़ रुपीस। तो एनएआरसीएल की ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपीस एंड पेड अप कैपिटल 74.6 करोड़। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट। ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ रुपए, पेड अप कैपिटल 74.6 करोड़ रुपीस। ये एनएआरसीएल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी रट्टा मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब दोस्तों क्या बोला गया कि एनएआरसीएल विल एक्वायर स्ट्रेस, मतलब एनपीए, एनपीए जो है कितने का? 2 लाख करोड़ रुपए, जो मैंने पहले ही बोला था। तो एनएआरसीएल को क्यों बनाया गया? तो सरकार का जो प्रारंभिक टारगेट है, स्टार्टिंग टारगेट, वो कितना है? 2 लाख करोड़ रुपए का, कि 2 लाख करोड़ रुपए यहां से हम रिकवर करेंगे, ठीक है। और देखिए एनएआरसीएल की इनिशियल कैपिटल 6000 करोड़ रुपए, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। तो एनएआरसीएल जो बनाया गया है तो उसकी स्टार्टिंग कैपिटल 6000 करोड़ रुपए, ठीक। पब्लिक सेक्टर बैंक विल मेंटेन 51% ऑनरशिप इन एनएआरसीएल। तो एनएआरसीएल में 51% शेयर रहेगा सरकारी बैंकों का, यानी सरकारी बैंक इसमें 51% पैसा लगाएंगे, ठीक। और उसके अलावा 49 कौन लगाएगा? 49% लगाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट। तो एनएआरसीएल में 51% शेयर किसका होगा? सरकारी बैंकों का, एंड 49% प्राइवेट बैंकों का। रिसेंटली बात करें दोस्तों, नटराजन सुंदर, ठीक, नटराजन सुंदर को सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया है एनएआरसीएल का। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स वाला पॉइंट है। नटराजन सुंदर ये क्या बने? एमडी सीईओ बने, किसके? एनएआरसीएल के। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो एनएआरसीएल के चेयरमैन कौन बने? चेयरमैन तो ये बने हैं कर्णम शेखर, ये भी करंट अफेयर्स का पॉइंट है आपका। तो कर्णम शेखर को अपॉइंट किया गया है एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कर्णम शेखर इंडिपेंडेंट हो, एनएआरसीएल में 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। कर्णम शेखर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हैं लेकिन चेयरमैन भी हैं, ठीक है। और देखिए मालविका सिन्हा, इन्हें, यानी एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा मालविका सिन्हा ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुई है, तो 2 यहां पर हो गए। सुनील मेहता, सली सुकुमारन नायर और अजीत कृष्णन नैयर, ये लोग पहले से ये पॉइंट थे। तो यहां पर 5 लोग, यहां पर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो चुके हैं, और इन 5 को लीड कौन करेगा? कर्णम शेखर। तो कर्णम शेखर इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, याद रखना। एमडी सीईओ कौन है? नटराजन सुंदर, लेकिन बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो कर्णम शेखर जी।
इसके बोर्ड में 5 लोग होते हैं, कर्णम सेकर, मालविका सिन्हा, उसके बाद 3 नाम जो यहाँ पे मेंशन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, इतने डीप में पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए, कहीं आपको इस टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, तो NARCL हैज शेयर होल्डिंग फ्रॉम 15 इंडियन लैंडर्स, यानी 15 बैंकों ने अपने पैसे लगाए हैं NARCL में, और कैनरा बैंक जो है वो स्पॉन्सर बैंक है और वो लीड कर रहा है इसमें। NARCL में सबसे ज्यादा शेयर कैनरा बैंक है, तो कैनरा बैंक स्पॉन्सर बैंक होगा NARCL में, ये भी नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दूसरे बॉडी की। दोस्तों पहला बॉडी कंप्लीट। मैं चाहता हूं कि कोई डाउट आपके मन में हो तो आप पूछ लो, कोई क्वेश्चन हो पूछ लो, फिर हम IDRCL पे चलते हैं। ठीक है, एक बार मैं कमेंट देख रहा हूं दोस्तों। आंसर, इनिशियल कैपिटल मतलब बेटा प्रारंभिक पूंजी। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए ना, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो प्रारंभिक पूंजी, स्टार्टिंग कैपिटल। हाँ, इनिशियल कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल में डिफरेंस है। इनिशियल कैपिटल और ऑथराइज का मतलब क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है तुम कितना पैसा मार्केट से उठा सकते हो, है ना, कितना। तो हमने क्या बोला, 100 करोड़ रुपीस, तो 100 आप उठा सकते हो पैसा। ठीक है, देखिए चेयरमैन अलग होता है, उसका काम अलग है, MD CEO का काम अलग होता है। आप उसको इस तरह मत मेंशन करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। पेड अप कैपिटल मतलब दोस्तों देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि तुम मार्केट से 100 करोड़ उठा सकते हो। तुमने कहा ठीक है, तुमने अपने शेयर बेचे तो 74 करोड़ रुपीस लोगों ने पे कर दिए, तो जितना पे हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड अप कैपिटल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। अब IDRCL, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, IDRCL। ठीक है, तो IDRCL दूसरा पार्ट है बैड बैंक का। पहला NARCL है, दूसरा IDRCL है। ठीक है, यहां पे लिखा है सर स्ट्रेस एसेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता करना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा सब कुछ ठीक रहेगा तब तुम चिंता करते हो कि कुछ बिगड़ रहा है तो चिंता करते हो, कुछ बिगड़ रहा है ना, तो जब बैंक का लोन बिगड़ जाता है मतलब बैंक को चिंता होती है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस एसेट। तो स्ट्रेस एसेट मतलब NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि वो बिगड़ चुका है। ठीक है, तो सिनोनिम्स हैं, स्ट्रेस एसेट मतलब NPA। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, तो भारत सरकार ने इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी बनाई है। अच्छा, अब देखो इसकी पेड अप कैपिटल है 80.5 लाख रुपीस, कम है काफी। इसकी पेड अप कैपिटल है 80.5 लाख और इसकी ऑथराइज कैपिटल है 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए, पेड अप कैपिटल 80 लाख, ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ रुपए। सविता बोल रही है इनिशियल कैपिटल ज्यादा कैसे ऑथराइज कैपिटल से। देखिए एक बात मेरी समझिएगा, आप लोग शायद समझना ही नहीं चाह रहे हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, चलिए कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे नए होंगे मेरे ख्याल से, एक बार देख लीजिए ये ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, और इनिशियल कैपिटल क्या होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों सपोज करिए आपका नाम A है, ठीक है, और आपको 1 करोड़ रुपए में अपना बिजनेस शुरू करना है, 1 करोड़ रुपए में। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या कि इतना पैसा चाहिए आपको, तो आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपए, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए। तो आपने अपने एक दोस्त से बात कर ली कि यार 50 लाख तुम भी लगा लो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 50-50% पार्टनरशिप कर लेंगे। ठीक है, वो मान गया। लेकिन जब आपने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो आपके पेरेंट्स ने क्या बोला कि दोस्ती यारी बिजनेस नहीं करना चाहिए, आगे लफड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो आप बोलो फिर पापा पैसे कैसे मिलेंगे, तो आपके पिताजी ने बोला कि 25 लाख तुम हमसे ले लो और अपने दोस्त से बोलो वो केवल 25 लाख लगाए। इससे फायदा ये मिलेगा कि 75% के शेयर होल्डर तुम होगे और 25% का ये होगा। ठीक, तो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे पापा ने तुमको अथॉरिटी दी कि तुम इतना पैसा ही 25 लाख रुपए ही मार्केट से उठा सकते हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑथराइज कैपिटल। जितना अथॉरिटी मिलती है, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल। अब 25 लाख तुम उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन बदल गया,
तुम इतना पैसा उठा सकते हो, लेकिन तुम अपने दोस्त से केवल 5 लाख रुपए ले रहे हो, बस 5 लाख किया, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। तो उसने कितना पे किया? 5 लाख रुपए, ये पेड अप कैपिटल हो गई। तो ऑथराइज कैपिटल 25 लाख रुपए, पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए और इनिशियल कैपिटल 1 करोड़ रुपीस। क्या हुआ? दिक्कत हो गई कुछ? अभी क्लियर दोस्तों? ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, इनिशियल कैपिटल ज्यादा कैसे हो सकती है? तो देख लो ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पूरी बातें। मेरे हिसाब से आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मुझे यस और नो करें प्लीज, यहां क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कबीर कबीर, मुस्कान, नानू, सविता, निशांत, रीना राव भी हैं क्लास में, रोहित, ठीक है। तो प्रियांशु बोल रहा है नो भैया, इससे सिंपल तुम्हें कोई एक्सप्लेन कर भी नहीं पाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल भाषा में तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम्हारी जिद है कि तुम्हें नहीं बोलना है तुम्हें, है ना, तो तुम जिद करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत प्यारी भाषा में समझाया आपको, ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बहुत प्यारी भाषा में, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे प्लस क्लास में आओ, इन द शेयर मार्केट क्लास, वहाँ मैं सब पढ़ाता हूँ, फिर से पढ़ा दूंगा। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इशू प्राइस से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आईडीआरसीएल की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो पेड अप कैपिटल 80 लाख, ऑथराइज कैपिटल 50 करोड़ रुपए, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको ये सब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, तो हम आईडीआरसीएल की बात करें तो इसमें सरकारी बैंकों का शेयर केवल 49% रहेगा और 51% शेयर रहेगा प्राइवेट बैंक। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, एनएआरसीएल में 51% शेयर सरकारी बैंक का था और यहाँ पर प्राइवेट बैंक का रहेगा। तो आईडीआरसीएल में 51% शेयर रहेंगे प्राइवेट बैंक के, 49% शेयर रहेंगे किसके? सरकारी बैंकों के, ठीक है। देखिए दोस्तों, रिसेंटली की बात करें तो अविनाश कुलकर्णी, तो अविनाश कुलकर्णी को इस समय आईडीआरसीएल का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया है। अविनाश कुलकर्णी को रिसेंटली, ये बिल्कुल नई न्यूज़ है, तो ये आपका करंट अफेयर्स का पॉइंट है, अविनाश कुलकर्णी, ठीक। मैंने आपको दोनों दिया, नटराजन सुंदर, अविनाश कुलकर्णी, दोनों नए अपॉइंटमेंट हैं, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कैसे काम करेंगे, ये एनएआरसीएल आईडीआरसीएल कैसे काम करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो। तो एनएआरसीएल परचेस करेगा बैड लोन्स फ्रॉम द बैंक, जो मैंने बताया था कि एनएआरसीएल परचेस करेगा, ठीक। इट विल पे 15% ऑफ द एग्रीड प्राइस इन कैश, जो मैंने बोला था, और 85% विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट। मैंने ना बोला था कि 15% हम कैश पे करेंगे, 85% रिसिप्ट पे करेंगे, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया, व्हेन द असेट आर सोल्ड विद द हेल्प ऑफ आईडीआरसीएल, मैंने क्या बोला था, आईडीआरसीएल सेल करेगा, द कमर्शियल बैंक विल बी पेड बैक द रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आईडीआरसीएल बेच लेगा तब पैसा मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। हम खरीद पहले लेंगे, पैसे बाद में देंगे आपको, ठीक है। अब देखो, इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल, अगर आईडीआरसीएल नहीं बेच पाया द बैड लोन्स और हैज टू सेल इट एट लॉस, देन द गवर्नमेंट गारंटी विल बी इन्वोक। देखो इसका मतलब क्या है कि यदि आईडीआरसीएल नहीं बेच पाया, ठीक, या फिर 1000 करोड़ रुपीस देने थे लेकिन आईडीआरसीएल 500 में ही बेच पाया, तो अगर 500 में, ठीक है, अगर ये पूरा नहीं बेच पाएगा तो पूरा, आधा नहीं पाया तो आधा, जो भी पैसा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी अपने गारंटी से, ठीक है। देख लीजिए, और सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि जब ये ऑपरेशन शुरू कर देंगे हम गारंटी 5 साल की लेंगे, यानी 5 साल तक जो भी लॉस होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। आप बोलेंगे सर उसके बाद, तो उसके बाद इतना इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे बेचना है कैसे नहीं बेचना है, ठीक है। ये सारी प्राइवेट ही हैं, कौन बोला सरकारी है, ये सब प्राइवेट है, दोनों कंपनी प्राइवेट है, कोई सरकारी बॉडी नहीं है इसमें से, ठीक, दोनों प्राइवेट हैं। ये मत सोचना कि गवर्नमेंट बैंकों के 51% शेयर तो सरकारी हो गया, ना 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 ना, वो भी प्राइवेट है, दोनों प्राइवेट बॉडी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, दोनों हैं। अच्छा अब देखिए दोस्तों, तो ये है पूरी इमेज, फिर देख लो एक बार, एक बैंक है जिसने अपना एनपीए ये बेच दिया बैड बैंक को, ये देखो देखा ना, बेच दिया, एनपीए बेचा है, एनपीए बैड बैंक को। अब जो एनएआरसीएल है, द बैड बैंक मतलब एनएआरसीएल बाय द एनपीए एट अ म्यूचुअली एग्रीड प्राइस, तो एनएआरसीएल खरीदेगा, ठीक। फिर आईडीआरसीएल, द बैड बैंक आईडीआरसीएल सेल द एसेट टू अ बायर, आईडीआरसीएल बेचेगा, ठीक। अब यहां से जो पैसा मिलेगा, देखो उसका 85% ये रिसिप्ट में दिया जाएगा और 15% कौन देगा, एनएआरसीएल, जो मैंने बोला था, ये पॉइंट हर जगह मिसिंग है।
15% NARCL देगा, 85% IDRCL देगा। NARCL कैश देगा, IDRCL रिसिप्ट में देगा। देखो, और ये पैसा आ जाएगा बैंक के पास। जो मैंने इमेज समझाई थी वही इमेज है, सेम इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और दोस्तों अब देखो मेन पॉइंट, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 5 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रहेगा, गारंटी। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹30,600 करोड़ रुपए गारंटी टू बैक सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये कि पहले से ही सरकार ने ये फंड बना दिया है, पहले से ही, ठीक। 30,600 करोड़ रुपए का अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस यहां से कवर अप किया जाएगा, गवर्नमेंट यहां से देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट पहले से फंड बना ली, पहले से ही, कि कोई दिक्कत बाद में ना होने पाए दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा बैड बैंक स्ट्रक्चर। आपकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये क्लास में यहाँ पे लेता रहूँगा। यहाँ मुझे संख्या से मतलब नहीं, यहाँ मतलब मेरे सेटिस्फैक्शन से। नए बच्चों के लिए हम क्लास देने प्रॉपर, सारे बच्चे सीखें, हम यही चाहते हैं। और ये कंटेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में आप ढूंढ लेना, इससे बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। हम कल फिर मिलेंगे, कल हम फिर मिलेंगे आपसे शाम को 7 बजे किसी नए टॉपिक के साथ। मैंने टॉपिक अभी सोचा नहीं है, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर पहले कि ये हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। ये रुफिया बोल रही है कि क्या ये दोनों बैंक के लिए, प्राइवेट सरकारी? हाँ, ये हर बैंक के लिए, ये सारे बैंक के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कोई बैंक हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।